हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे द्विवेदी युग के कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम द्विवेदी युग के कवियों का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन करने जा रहे हैं, और उसी श्रृंखला में मैं आज एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ और बात करने जा रही हूँ द्विवेदी युग के महानतम कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण की। ये जो व्याख्यान है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। आप ये कहेंगे कि मैम आप हर व्याख्यान के लिए कहती हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। हाँ, ये मैं सत्य कहती हूँ, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण होती है। क्या पता परीक्षक कहाँ से कोई भी प्रश्न पूछ ले, और जब आप परीक्षा देते हैं और आपको मेरिट में आने के लिए एक एक अंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही अंक से आपका सिलेक्शन हो सकता है और एक अंक से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, और न जाने फिर आपको कितने दिनों तक आपकी सफलता का इंतजार करना पड़ता है, कितने दिनों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत के लिए आप एक ही मूल मंत्र है कि लगातार प्रयत्न कीजिए। आपने कछुए की और खरगोश की कहानी तो सुनी हुई है ना, कि कछुआ क्या है, खरगोश से क्यों जीतता है। क्योंकि खरगोश क्या है, एक बार तो पूर्ण रूप से वो दौड़ता है, परंतु फिर क्या है, वो बीच में रुक जाता है। परंतु कछुआ क्या करता है, निरंतर चलता रहता है। तो जब निरंतर चलोगे तभी सफलता मिलेगी। अगर ये सोचोगे कि आज मैं 6 घंटे पढ़ लिया और कल मैं आराम करूंगा, परसों भी नहीं करूंगा, तो आप पिछड़ जाएंगे। आपको हर रोज पढ़ना है, चाहे 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। क्योंकि जब डेली पढ़ोगे तो आपका एक रूटीन बना रहेगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और जब परीक्षा के दिनों में आप पढ़ते हैं तो आप पर मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, और पढ़ी हुई चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रह पाती। क्योंकि उस समय जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये रहता है कि ये रह गया, ये भी पढ़ लूँ, ये रह गया, ये पढ़ लूँ, ये रह गया, ये पढ़ लूँ। तो जो है, अति तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है। देखिए, अगर आप रोटी खाते हैं, रोटी खाते समय आपका पेट ये कह रहा है कि 2 रोटी खानी है, और आप जबरदस्ती 3 रोटी खा लेते हैं, 4 रोटी खा लेते हैं, तो कितना बुरा हाल होता है। पचा नहीं पाते आप, पेट में अफारा आ जाता है। तो ऐसा ही किसके साथ है, हमारे दिमाग के साथ है, क्योंकि इसकी भी तो स्टोरेज पावर कुछ होती है ना। ये भी तो उतना ही ग्रास्प कर पाएगा जितनी इसकी क्षमता है। अगर इसमें क्षमता से ज़्यादा डालने का प्रयास करोगे तो फिर ये ओवरफ्लो तो होगा ही, इस बाहर तो निकालेगा ही। तो ये क्या कर देता है, जितनी इसकी क्षमता होती है उतना ही स्टोर करता है। जब ज़्यादा डलने इसमें लग जाता है तो ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसी प्रकार से अगर आप ये चाहते हो कि परीक्षा के दिनों में सब कुछ याद कर लेंगे, तो संभव ही नहीं है। हाँ, एक बार आपको लग सकता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, परंतु जब परीक्षा में बैठते हैं तो असली तैयारी का आपको उस समय पता लगता है कि मेरी तैयारी कितनी है। क्योंकि उस समय आपको वही चीज़ें याद आती हैं जो आपने बहुत शांत मन से पढ़ी थी। तो जब आप शांत मन से पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें याद रह पाएंगी। और शांत मन से आप कब पढ़ पाते हैं, जब आपके ऊपर परीक्षा का दबाव नहीं होता है। आप बिल्कुल शांत मन से आनंद लेकर के जब पढ़ते हैं तभी पढ़ने का भी मज़ा आता है, और वो चीज़ें जो है वो स्थायी भी रह पाती हैं दिमाग में। तो रोज़ पढ़ने की आदत डालिए, चाहे आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, परंतु निरंतरता को कभी मत त्यागिए। अगर निरंतर रहोगे तभी सफलता मिलेगी। कछुए और खरगोश की जो कहानी है उसे आप ध्यान में रखोगे तो कभी जीवन में
असफल नहीं होगे। तो ठीक है, तो बात करते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण की। राय देवी प्रसाद पूर्ण के जन्म की पहले बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1868 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान पर। मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? राय देवी प्रसाद पूर्ण का। कब हुआ? 1868 में। कहाँ हुआ? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था राय वंशीधर। राय वंशीधर। और इनके जो चाचा थे उनका नाम था राय लीलाधर। चाचा की बात मैं क्यों कर रही हूँ अभी बताऊंगी। राय लीलाधर। तो राय वंशीधर मतलब कहने का क्या मतलब है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण जब केवल 4 वर्ष के ही थे तभी इनके पिताजी राय वंशीधर का देहांत हो गया था और इनका जो पालन पोषण है इनके चाचा राय लीलाधर ने किया था। अब ये सोचेंगे कि राय इनके नाम के साथ क्यों लगा हुआ है, तो राय क्या थी? राय इनकी उपाधि थी जो इनके पूर्वजों को बादशाही शासन काल में मिली थी। तो ये राय जो है ये अपने नाम के साथ इसी कारण से लगाते हैं। पूर्ण क्या है? इनका उपनाम है। इनके उपनाम की बात करें, उपनाम क्या मिलता है इनका? पूर्ण। पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि पूर्ण उपनाम किसका था। ऑप्शन में 4 कवियों के नाम दिए जा सकते हैं, तो पूर्ण उपनाम किसका था? देवी प्रसाद का था। मूल नाम इनका क्या था? देवी प्रसाद था। राय इनकी उपाधि थी जो पूर्वजों को मिली थी और पूर्ण क्या था? इनका उपनाम था। ठीक है। शिक्षा इनकी कहाँ हुई? इनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए और बीएल की परीक्षा की, पास की। मतलब ये क्या है? बहुत ही कुशाग्र और प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी थे। कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी होने के कारण ये प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होते थे और वकालत की पढ़ाई करने के पश्चात ये कहाँ चले जाते हैं? कानपुर चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने वकालत का कार्य व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। और इनका नाम जो है वो बहुत आदर और सत्कार सहित अच्छे वकीलों में गिना जाता है। इनकी जो रुचि थी वो केवल वकालत करने में ही नहीं थी, वकालत में तो अपना समय देते ही थे, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों को करने में भी इनकी बहुत रुचि थी। कानपुर का जो रसिक समाज नामक संस्था थी, उस संस्था के अग्रणी सदस्यों में से एक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की रसिक समाज में जो कवि गोष्ठियाँ होती थी या विभिन्न प्रकार के अधिवेशन होते थे, तो उन अधिवेशनों और उन कवि गोष्ठियों का आयोजन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कवियों को आमंत्रित करना, मतलब सब प्रकार का प्रबंध करना, समस्या पूर्तियों को प्रकाशित करवाना, इन सब कार्यों में क्या है बहुत मनोयोग पूर्ण ढंग से भाग लेते थे। मतलब इनकी विशेषता ये थी कि किसी भी काम को ये पूरी तल्लीनता, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करते थे और जब किसी काम को पूरी लगन, तल्लीनता और मेहनत से किया जाए तो मेहनत रंग अवश्य लाती है। तो इनकी भी मेहनत रंग लाई। इसी कारण से क्या है कानपुर के नामी वकीलों में गिने जाते थे। कविता करने लगे तो अच्छे कवियों में गिने जाने लगे और इनकी जो रुचि थी वो अभिनय करने में भी थी। इनके मतलब गांव में या ये कह लीजिए कि इनके क्षेत्र में जब नाटक इत्यादि, रामलीला इत्यादि होते थे तो उनमें ये निषाद राज की भूमिका निभाते थे
और कहते हैं कि निषाद राज का अभिनय जब करते थे, उसके संवाद बोलते थे, तो इतने अधिक इनके संवाद जो है मार्मिक और हृदय स्पर्शी होते थे कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे। मतलब कि अभिनय भी बहुत ही मेहनत और लगन से करते थे। मतलब जिस काम को करते थे पूरा अपना जो है 100% उसमें लगा देते थे। ठीक है, तो शिक्षा की बात हमने की, उपनाम की बात की और इनके पिता के नाम की बात की। अब बात करते हैं इनकी काव्य कृतियों की। इन्होंने अपने जीवन में ज़्यादा तो काव्य कृतियाँ नहीं रची, केवल कुछ ही रची, और जो रची वो बहुत ही सरस और प्रभावपूर्ण थी। बात करते हैं इनकी काव्य कृतियों की। काव्य कृतियाँ, काव्य कृतियाँ सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इनका लेखन किस प्रकार का था। द्विवेदी युग में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे, और खड़ी बोली को प्रतिष्ठित भाषा बनाने में इस युग के कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। काव्य भाषा बनाने में इन कवियों का सबसे बड़ा योगदान है। परंतु इस युग में कुछ ऐसे भी कवि थे जो क्या करते थे, नवीन और प्राचीन का समन्वय इनमें दिखाई पड़ता है। उनमें से एक थे राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण जो हैं वो पूर्ण रूप से खड़ी बोली को नहीं अपनाते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने अपनाया वैसे ये नहीं अपनाते हैं। इन्होंने क्या किया, दोनों भाषाओं को रखा, ब्रज भाषा को भी और खड़ी बोली को भी, क्योंकि जब ये प्राचीन श्रृंगार इत्यादि विषयों पर कविताएं करते थे, परंपरागत विषयों पर कविताएं करते थे, तो ये अपनाते थे ब्रज भाषा को। और जब ये जैसे कि राजनीति है, राष्ट्र प्रेम है, देशभक्ति है, समाज सुधार है, प्रकृति चित्रण है, तो जब इन नवीन विषयों पर ये कविताएं करते थे तो उस समय ये खड़ी बोली को अपनाते थे। तो दोहरी जो भाषा नीति है इनके काव्य में हमें दिखलाई पड़ती है। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों ही भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन थे, तो वो कौन थे, राय देवी प्रसाद पूर्ण। परंपरागत विषयों के लिए ब्रज भाषा अपनाते थे, नवीन विषयों के लिए खड़ी बोली को ये अपनाते थे। तो कौन सी खड़ी बोली की कृतियां हैं, कौन सी ब्रज भाषा की हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो काव्य कृतियां, हाँ एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं भूल जाऊंगी बाद में, इनकी पत्रिका भी थी एक, ये एक पत्रिका का संपादन करते थे जिसका नाम था धर्म कुसुमाकर। धर्म कुसुमाकर नामक पत्रिका का भी ये संपादन करते थे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो काव्य कृतियाँ, पहली जो काव्य कृति थी इनकी उसका नाम था धराधर धोवन। धराधर धोवन नाम से ये क्या करते हैं, ये क्या थी, इनकी अनूदित रचना थी, अनूदित रचना। इसमें कालिदास की रचना मेघदूतम का ब्रज भाषा में सरस पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। और ये कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी 1902 में। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी, 1902 में। अब अगली इनकी रचना है, ये तो क्या थी, अनूदित रचना थी। अगली इनकी मौलिक रचना है जिसका नाम है मृत्युंजय।
मृत्युंजय कब प्रकाशित हुई? 1904 में। तीसरी इनकी रचना है राम रावण विरोध। राम रावण विरोध, ये प्रकाशित हुई थी 1906 में। और यह क्या है? ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य मैंने बताया था क्या होती है? गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है। चौथी इनकी रचना थी स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी कुंडल, ये प्रकाशित हुई थी 1910 में। इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रचना है ये स्वदेशी कुंडल, और यह खड़ी बोली में रचित है। यह खड़ी बोली में, यह खड़ी बोली में रचित है, और इसमें कुंडलिया छंद का प्रयोग किया गया है। और कुंडलिया छंद जो है वो राय देवी प्रसाद का बहुत ही लोकप्रिय छंद है। इसमें क्या है? इसमें देशभक्तिपूर्ण, 52 कुंडलियां संकलित है। इसमें देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियां संकलित है। अगली इनकी रचना है जिसका नाम है बसंत वियोग। बसंत वियोग, जो कब प्रकाशित हुई? 1912 ईस्वी में। ठीक है। ये भी किस में है? ये भी खड़ी बोली में है। बसंत वियोग भी खड़ी बोली में रचित है। ठीक है। तो ये थी इनकी काव्य कृतियाँ। अब बात करते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहले एक बार इसे रिवाइज कर लो। धराधर धोवन, धराधर मतलब जैसे कि कालिदास की मेघदूत। मेघदूत क्या करता है? मेघदूत मतलब मेघ क्या होता है? बादल। बादल क्या करते हैं? धराधर बारिश करते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि धराधर धोवन, तो धराधर धो देता है। कौन धो देता है? बादल। तो क्या करते हैं? मेघदूतम जो है उसकी मेघदूतम का अनुवाद किया किस नाम से? धराधर धोवन से। मृत्युंजय 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राम रावण विरोध 1906 में। स्वदेशी कुंडल 1910 में, और इसमें कुंडलिया छंद का प्रयोग किया गया है। और कुंडलिया छंद जो है वो इनका बहुत प्रिय छंद है। बसंत वियोग 1912 ईस्वी में ये खड़ी बोली की रचना है। स्वदेशी कुंडल सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है। ठीक है। तो अब कुछ कविताएं हैं इनकी, उनकी बात करेंगे। एक इनकी कविता है अमलतास। अमलतास, ठीक है। दूसरी है इनकी नवीन संवत्सर का स्वागत। संवत्सर का स्वागत। और तीसरी है इनकी नवीन अमलतास नवीन संवत्सर का स्वागत, नए सन का स्वागत। नए सन का स्वागत। और एक और रचना मिलती है इनकी जिसमें है राजदर्शन। राजदर्शन कब प्रकाशित हुई? ये 1911 में। हिंदी और अंग्रेजी में है ये रचना। हिंदी और अंग्रेजी में, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर के इस राजदर्शन नामक
जो कविता है उसको लिखा है। इसमें क्या है, जब 1911 ईस्वी में दिल्ली में राज दरबार लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसका वर्णन इस राजदर्शन कविता में मिलता है और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। देखिए इनके लेखन की क्या विशेषता है कि इनके लेखन में राजभक्ति और देशभक्ति दोनों ही स्वर मिलते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उस समय तक ना तो असहयोग आंदोलन जैसा विरोध उत्पन्न हुआ था और ना ही भारतीय राजनीति में क्रांति चेतना उत्पन्न हुई थी। तो भारतेंदु, जिस प्रकार भारतेंदु की जो रचनाएं हैं उनमें राजभक्ति और देशभक्ति का समन्वय देखने को मिलता है, वैसा ही समन्वय जो है वो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य जो है वो साहित्यकार रचेगा। भारतेंदु की भांति ही इन्हें भी बहुत कम आयु प्राप्त हुई। ये भी 47 वर्ष की अवस्था में 1915 में ही इस संसार से विदा ले गई। इनकी मृत्यु हुई 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक बीमार ये रहे और बीमारी के कारण फिर हृदयाघात होने से फिर इनकी 1915 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनकी जो है सफुट कविताओं का संकलन पूर्ण संग्रह के नाम से मिलता है। पूर्ण संग्रह, ये इनकी सफुट कविताओं का संकलन है, जिसका प्रकाशन लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियों की। महत्वपूर्ण काव्य कृतियों की नहीं, सॉरी, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की बात कर लेते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण जो है वो भारत के नवयुवकों में खुदगर्जी, आलस, अपनी जो कुलीनता का घमंड, जो इस प्रकार के जो भाव थे, इस प्रकार का जो अभिशाप कह लीजिए भारत के नवयुवकों में दिखाई दे रहा था, उसको ये उस पर कटाक्ष करते हैं। भारत के नवयुवकों को समझाते हैं, फटकारते हैं। वो क्या कहते हैं, भरत खंड का हाल जरा देखो है कैसा। अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। भरत खंड का हाल जरा देखो है कैसा। आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा। आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा। जरा फूट की दशा खोलकर आंखें देखो। जरा फूट की दशा खोलकर आंखें देखो। खुद गर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो। खुद गर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो। खुद गर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो। है शेखी दौलत की कहीं बल का कहीं गुमान है। है शेखी दौलत की कहीं बल का कहीं गुमान है। कहीं गुमान है शेखी दौलत की कहीं बल का कहीं गुमान है खानदान का मद कहीं कहीं नाम का ध्यान है खानदान का मद कहीं
कहीं नाम का ध्यान है, कहीं नाम का ध्यान है। तो ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। एक और इनकी बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं? इसमें क्या कहते हैं? भरत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, कि भारतवर्ष का हाल देखो आंखें खोल करके कैसा है। आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, कि भारतवासियों के नवयुवकों में किस प्रकार आलस ने जकड़ा हुआ है नवयुवकों को। ये देखिए किस प्रकार, जरा फूट की दशा खोलकर आंखें देखो। मतलब भारतवासियों में जो फूट पड़ी हुई है उससे भारतवर्ष की क्या दशा हो गई है, आंखें खोल करके देखिए। खुदगर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो, कि हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि अपने विषय में ही सोचते हैं, भारत के विषय में नहीं सोचते। है शेखी दौलत की कहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे का ही बखान करते रहते हैं। किसी को अपनी शक्ति पर घमंड है, कोई खानदान के नशे में घूम रहा है, किसी को अपने नाम खराब होने का ध्यान है, परंतु भारत खंड की, भारतवर्ष का क्या हाल हो रहा है इसके विषय में किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं? भारतवासियों को संचय की प्रवृत्ति को अपनाने के लिए कहते हैं। वो क्या कहते हैं? मतलब वो क्या कहते हैं कि काम करो, मेहनत करो। वो क्या कहते हैं? चींटी मक्खी शहद की, चींटी मक्खी शहद की सभी खोज कर अन्न, सभी खोज कर अन्न करते हैं लघु जंतु तक, करते हैं लघु जंतु तक निज गृह को संपन्न, निज गृह को संपन्न, निज गृह को संपन्न करो स्वच्छंद मनुष्यों, निज गृह को संपन्न करो स्वच्छंद मनुष्यों, निज गृह को संपन्न करो स्वच्छंद मनुष्यों। तजो तजो आलस्य अरे मतिमंद मनुष्यों, तजो तजो आलस्य अरे मतिमंद मनुष्यों। चेत ने अब तक हुआ मुसीबत इतनी चखी, चेत ने अब तक हुआ मुसीबत इतनी चखी, भारत की संतान बने हो चींटी मक्खी, भारत की संतान बने हो चींटी मक्खी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? चींटी मक्खी शहद की सभी खोज कर अन्न, कि चाहे चींटी हो मक्खी हो, वो क्या करती हैं? अन्न खोज करके अपने घर को संपन्न करती हैं। तो वो कहते हैं कि निज ग्रह को, कि भारतवर्ष को भी संपन्न करो स्वच्छंद मनुष्यों। तजो तजो आलस अरे मतिमंद मनुष्यों, तजो तजो आलस अरे मतिमंद मनुष्यों, की कम बुद्धि के लोगों अब तो आलस त्याग दो, कि अब भी तुम चेते नहीं, इतनी सारी मुसीबतें तुम पर आ गई है, भारत की तुम संतान हो और चींटी मक्खी बने पड़े हो। मतलब छोटे छोटे जीव जंतु भी जब अपने जीविका के लिए मेहनत कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? भारतवासियों को मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, खास करके किसको? नवयुवकों को। तो ये था आज का हमारा व्याख्यान। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि इनका जन्म कब हुआ था? 1868 में। मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जन्म? जबलपुर में इनका जन्म हुआ था। पिता वंशीधर थे और इन्होंने जो अपनी काव्य कृतियाँ थी वो किस प्रकार की थी? राजभक्ति और देशभक्ति से परिपूर्ण थी।
प्रकृति वर्णन बहुत अच्छा इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। दोहरी भाषा नीति अपनाई, मतलब परंपरागत विषयों के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, नवीन विषयों के लिए क्या करते थे, खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। काव्य संग्रह कौन कौन से थे? धराधर धोवन 1902 में, कालिदास की मेघदूतम का ब्रज भाषा में पद्यबद्ध अनुवाद उन्होंने किया था। 1904 ईस्वी में इनकी मृत्युंजय, 1906 में राम रावण विरोध चंपू काव्य था, 1910 में स्वदेशी कुंडल बहुत महत्वपूर्ण खड़ी बोली की रचना थी। 52 कुंडलियाँ छंदों में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियों का इन्होंने संकलन उसमें किया है। 1912 ईस्वी में वसंत वियोग, 1911 ईस्वी में इनकी मिलती है राजदर्शन। ठीक है, तो ये थे, और इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था धर्म कुसुमाकर। ठीक है, तो ये थे हमारे राय देवी प्रसाद पूर्ण। मुझे नहीं लगता कि इनके विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न छूट गया है। हर प्रश्न का हमने व्याख्यात्मक विश्लेषण किया है। तो मेरा ये प्रयास जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।